प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। 6 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण करना। इस महोत्सव का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके अलावा विभिन्न चर्चाओं और कार्यशालाओं के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करने और ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। इस आयोजन का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के 40वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, वैज्ञानिक और अनुसंधान विभाग के सचिव तथा वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस समारोह के दौरान CSIR और लघु उद्योग भारती के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समारोह का उद्देश्य उन्नत औद्योगिक अनुसंधान और नवाचार में DSIR की भूमिका को रेखांकित करना है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम में श्री मांडविया ने देश को आगे ले जाने में युवाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते की प्रगति की समीक्षा की। मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत से मालदीव को समय पर मिलने वाली आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद दिया। भारत तथा ईरान ने चाबहार बंदरगाह, कृषि सहयोग, व्यापार और आर्थिक मुद्दों तथा सांस्कृतिक और जनसंपर्क सहित समूचे द्विपक्षीय संबंधों की श्रृंखला की समीक्षा की है। भारत ईरान विदेश कार्यालय की 19वीं सलाहकार बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-ए-रिवांची ने बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बातचीत में अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और दक्षिण कॉकस सहित सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश सचिव ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक सहयोग में विकास को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह के महत्व पर बल दिया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके कारण हवाई और रेल यातायात भी बाधित हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोहरे से वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण उड़ानों में देरी की खबर है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने यात्रियों से उड़ान की ताजा जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने का आग्रह किया है। दिल्ली आने वाली 49 रेलगाड़ियां 4 घंटे की देरी से चल रही हैं। इनमें मालवा, फरक्का, पद्मावत, संजीवी, अहमदाबाद राजधानी, तमिलनाडु और गोंडवाना एक्सप्रेस शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे तथा शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश तथा बर्फबारी होने की संभावना है। इधर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेफ 3 फिर से लागू कर दिया है। वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत ही खराब श्रेणी में आने के बाद ये कदम उठाया गया। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कश्मीर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में आज और कल तेज वर्षा तथा बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उधर तेलंगाना में 15 से अधिक जिले शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी हैदराबाद और उसके उपनगरों सहित कई इलाकों में रात के तापमान में काफी गिरावट आई। सरकार ने उद्योग क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में इस्पात उद्योग की मदद के लिए मंत्रालय 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ ग्रीन स्टील मिशन तैयार कर रहा है। वहीं घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना के तहत कंपनियों ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। पिछले साल अक्टूबर तक 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, जिससे 8,600 से अधिक
रोजगार पैदा हुए हैं। मंत्रालय ने देश में खपत होने वाले स्टील के लिए मानक तैयार करने और उन्हें गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में शामिल करने के लिए भी कई उपाय किए हैं। BIS द्वारा तैयार किए गए 151 ऐसे स्टील मानकों को इसके तहत शामिल किया गया है। बिहार में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती पर 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव आज से पटना शहर के तख्त श्री हरमिंदर साहिब में शुरू हो गया है। तख्त श्री हरमिंदर साहिब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ये उत्सव पटना में तख्त श्री हरमिंदर साहिब से प्रभात फेरी निकालने के साथ शुरू हुआ। आज रात 9 बजे भजन कीर्तन सत्र का आयोजन होगा। कल प्रकाश पर्व के दूसरे दिन विशाल नगर कीर्तन आयोजित किया जाएगा, जो तख्त श्री हरमिंदर साहिब में संपन्न होगा। हॉकी इंडिया लीग में कल रात राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने वेदांता कलिंगा लांसर्स को शूटआउट में हरा दिया। तमिलनाडु ड्रैगन्स अपना पहला मैच जीते हैं। पिछली बार शूट ऑफ में हारे थे, इस बार शूट आउट में जीते हैं, लड़के जीते हैं। रेगुलेशन टाइम में पिछड़ने के बाद वापसी की और उसके बाद शूट आउट के सडन डेथ में आपको जीत मिली है। प्रतियोगिता में आज शाम 6 बजे शाची राड बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली SG पाइपर से होगा, जबकि रात 8:15 बजे हैदराबाद तूफान्स और टीम गोनासी का आमने सामने होंगे। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं। कल पहले दिन भारत की टीम पहली पारी में 185 रन पर सिमट गई थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। इस अवसर पर भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजधानी दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के समाचार को दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने पहली सुर्खी बनाया है। वहीं देशबंधु, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक ट्रिब्यून और वीर अर्जुन ने आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री के इन शब्दों कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेला को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने अनुमान लगाया है अगले हफ्ते हो सकती है दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। पंजाब केसरी की सुर्खी है संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, पर्याप्त मुआवजा दिए बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हरी भूमि की खबर है वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार, 3 दिन का परीक्षण सफल। इकोनॉमिक्स टाइम की सुर्खी है कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेने पर लगेगी लगाम, RBI का शिकंजा। कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के 28 दोषियों को उम्र कैद के समाचार को दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है।